नाज़रीन, क्रॉस चेक में खुशामदीद। आज का दिन और शाम में बिलावल भुट्टो साहब का एक नया रूप देखा और जो रिएक्शन था वो बहुत ही जाराना था। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सिंध असम्बली के फ्लोर पे, उन्होंने मीडिया से बातचीत की, लेकिन एक लंबी तकरीर की, अनयूजुअल थी, जज्बाती एक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बयान था। और कहीं ना कहीं जो उन्होंने जो सारे पैगामात दिए वो हुकूमत नैब को आड़े हाथों लिया, इस्टेब्लिशमेंट पिंडी का नाम वो मुस्तकिल लेते रहे और साथ साथ में जुडिशरी को भी सियासी अंदाज में हदफ बनाते रहे। और मामले थे, अगर उनकी तकरीर का आप को डायसेक्ट करने की कोशिश करें तो तीन उसमें पहलू निकलते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात कि उन्होंने कहा कि जो उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं, उनके वालिद के ख़िलाफ़ केसेस हैं, उनकी फूफी फरियाल तालपुर साहिबा के ख़िलाफ़ केसेस हैं, वो नैब ने जिस तरीके से कार्रवाइयाँ की हैं वो एक सियासी इंजीनियरिंग है जो उन्होंने कहा। चेयरमैन नैब को भी खूब उन्होंने ताने तशने दिए और उन पे इल्ज़ामात लगाए कि ये एक सियासी इंजीनियरिंग का इदारा बनता जा रहा है। और दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि ये सारे केसेस जो हैं वो सिंध के अंदर हैं, सारे ट्रांजैक्शन सिंध की हैं, सारा मामला सिंध का है, तो फिर पिंडी में किया। तो पिंडी का मतलब आप सब लोगों को पता है कि उनका इशारा क्या था। वो तो इस हद तक भी गए कि उन्होंने कहा कि भुट्टो ख़ानदान के लिए करबला बर्पा पिंडी में क्यों होता है। और दूसरी तरफ जुडिशरी को उन्होंने उनकी रिस्पेक्ट वाले जुमले भी बोले और साथ साथ में ये कहा कि ये सुमोटो नोटिस सिर्फ जाली बैंक अकाउंट्स में क्यों होता है, सुमोटो नोटिस सिर्फ सियासतदानों के लिए क्यों होता है, कालेधन तंजीमों के लिए क्यों नहीं होता। ये जो असासे जो अपनी आमदन से ज़्यादा जो है वो केसेस बनाए जा रहे हैं उन पर जो सो नोटिस होता है तो उसमें कालेधन तंजीमें क्यों नहीं आती। दूसरा जो उनका पहलू था वो ज़ाहिर बात है कालेधन तंजीमों का था। उस पर उन्होंने हुकूमत को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया, क्योंकि हमने देखा था कि गुज़िश्ता दिनों असम्बली के फ्लोर पे उनकी अंग्रेज़ी में तकरीर को काफ़ी जो है हदफ बनाया गया था तहरीक इंसाफ के अरकान ने, बिलखुसूस असद उमर साहब ने। आज उन्होंने वही बातें दोहराई कि नेशनल एक्शन प्लान का क्या हो रहा है, कालेधन तंजीमों के ख़िलाफ़ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, और साथ साथ में इंटेंट पे उन्होंने डाउट किया कि हम ये कैसे मान लें कि आप सही बात कर रहे हैं। और उन्होंने तीन वज़रा का कहा, इल्ज़ाम लगाया कि तीन वज़रा जो है, सबूत उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने कहा कि वक्त आने पे वो नाम भी ले सकते हैं, लेकिन तीन वज़रा की बात की कि उनके कहीं ना कहीं कालेधन तंजीमों के साथ कहीं गठजोड़ है या मेल मिलाप है, तीन वफाकी वज़रा का। और तीसरी बात उन्होंने अपनी पॉलिटिकल उसमें बात की कि मैं तहरीक के लिए और लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हूँ। और ये वाला जो पोस्टर है वो परसों जो उनकी साबिक़ वज़ीर नवाज शरीफ साहब से कोट लखपत जेल में मुलाकात हुई थी, जिसमें बात कर रहे थे कि नया मिसाक़ जमहूरियत क्या नए कॉन्टोर्स होंगे, क्या खतूत होंगे, तो उसकी रोशनी में देखने की कोशिश करेंगे। और मरीम नवाज़ के साथ जो उनके एक जेस्चर्स ऑफ गुडविल, पॉलिटिकल जेस्चर्स ऑफ गुडविल जो एक्सचेंज हो रहे हैं उस पर भी बात करेंगे कि उसके माने क्या हैं। हमें पता है कि 19 तारीख को ख़ुद नवाज शरीफ साहब की जो बेल है मेडिकल ग्राउंड्स पे उसकी सुनवाई है। और जाली बैंक अकाउंट्स के जो केस है उसमें परसों इस मुंतकली को, मुकदमे की मुंतकली जो रावलपिंडी में है, परसों उसका केस का जो है वो डिसीजन आना है। तो काफ़ी अहम तकरीर, काफ़ी जायज़ बातें और कुछ सियासी कुछ उसके मेरे ख़्याल में मोटिव्स भी थे। बहुत ही रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट मौजूद हैं, गरीदा फ़ारूकी साहिबा, जाना माना नाम, आपने इनको मुख्तलिफ़ चैनल्स पे इनको होस्ट देखा होगा, तज़ियाकार हैं और कल से अपना प्रोग्राम आज टीवी पे शुरू करेंगे। एक तो बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। राना जवाद साहब, मारूफ सहाफ़ी, डायरेक्टर न्यूज़ जियो टीवी के, और बहुत शुक्रिया राना जवाद साहब। रहमान अज़हर साहब एक्सप्रेस टीवी पे प्रोग्राम करते हैं, पहले मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर इनके प्रोग्राम आप देखते होंगे, बहुत बहुत शुक्रिया रहमान अज़हर साहब। और लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब बहुत शुक्रिया, जाना माना नाम, दिफाई तज़ियाकार। सबसे पहले मैं रहमान आपसे शुरू करूँगा कि ये जो मैंने काफ़ी लंबा इसको करने की कोशिश की और कुछ समझने की कोशिश की कि ये झुंझलाहट थी या जाराना अंदाज़ था, उसमें कुछ जस्टिफाइड भी नुकात थे और कुछ लगता है कि कहीं ना कहीं सफ़ के अंदर कोई खुलबुली भी है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सफ़ों में। आपको उनका ये एग्रेसिव जो पोस्टर है उस पर क्या लगा आपको? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासत वैसा पिछले कुछ अरसे में रही है, और पिछले कुछ अरसे से मुराद मेरी है 2-3 साल आप इसमें कर लें, वो रिएक्शनरी सियासत रही है कि इनके साथ कुछ होता है तो जवाबन जो है वो ये फिर उसका रद्द अमल देते हैं।
इससे पहले भी हमने देखा जब जब केसेस की बात हुई तो पीपल्स पार्टी से इसी तरह का रद्द-ए-अमल आता है। पिछले दिनों जब इनकी गिरफ्तारियां तेज हो जाती हैं तो फिर इनकी तरफ से रद्द-ए-अमल आना शुरू हो जाता है। इन केसेस से अगर हट के देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासत है वो बिल्कुल एक फ्लैट प्लेटफॉर्म की तरह जो है वो हमें नजर आती है, जमूद का शिकार नजर आती है, क्योंकि इशूज जो है वो बदल गए हैं। इमरान खान ने इशू जो है वो, क्योंकि करप्शन आपको पता है सबसे बड़ा इशू बना, पिछले हमने चंद सालों में देखा। PMLN के पास भी इलेक्शन में जो है वो इशू था, वो वोट को इज्जत दो के नारे पे निकले थे, मगर पीपल्स पार्टी का किसी को, पीपल पार्टी के अपने लोगों को भी जो क्लियर नहीं था कि वो किस नारे पे जो है वो इलेक्शन लड़े। तो मेरा ख्याल है अभी ये जो हो रहा है, और ख़ास तौर पर 18 मार्च वाली जो तारीख है जब नैब को अपनी जो है वो JIT को जो है वो अपनी तमाम तर चीज़ें जो है वो हवाले करनी है और ये मामलात आगे बढ़ने हैं, तो ये टाइमिंग जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त जो कुछ हो रहा है। इस टाइमिंग पे प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस तरह के इश्यूज को हाईलाइट करना, मेरा ख्याल है ये पीपल्स पार्टी की तरफ से एक रद्द-ए-अमल है उन केसेस का जो कि अभी आने वाले। अच्छा, मैं ये जो कलअदम तंजीमों के लिए जो उन्होंने कहा, ज़रा प्रोडक्शन टीम से कहूँगा वो ज़रा उनका लबो लहजा सुनाएं, और फिर मैं गरीदा और राना जवाद और फिर जल साहब से उनके व्यूज़ लूँगा। ज़रा सुनाइएगा प्लीज़। बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए NRO, बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इम्यूनिटी, बैंड ऑर्गेनाइजेशंस का कोर्ट में भी कोई डेट नहीं मिलता, कोई फैसला उनके खिलाफ ना हो, मगर आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, इस मुल्क का पहला मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी पे चढ़ा सकते हो। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और सदर ज़रदारी को एक फ़ोन कॉल पे सज़ा सुना सकते हो। 3 बार मुंतखब वज़ीर आज़म आज भी कोट लखपत जेल में है, मगर आप कलअदम तंजीमों को अरेस्ट नहीं करवा सकते हो। स्पीकर सिंध असेंबली को इस्लामाबाद से अरेस्ट करवा सकते हो क्या? कोई कलअदम तंजीम को आप एसेट बियॉन्ड मींस पे अरेस्ट नहीं कर सकते हो। राना, ये मैंने इस वजह से ये मैंने शॉर्ट्स की, जाहिर बात है कि एक तो व्यू ये था कि जो हमारे उसमें, यार मेरे कान में ये आवाज़ बंद कीजिएगा प्लीज़, थैंक यू। एक तो जो इनका था कि एक रिएक्शनरी है, और लगा भी कि, और टाइमिंग उसकी बात है कि उनके केसेस इस वक्त जाहिर बात सर पे आए हुए हैं। कलअदम तंजीमों की जो मैंने ये बात इनकी सुनाई, ये एक मुझे लग रहा है कि ये एक पीपल्स पार्टी का एक असूली मौक़िफ़ रहा है, और ये जस्टिफाइड भी लगता है। आपको इसके अंदर भी सियासी कोई मोटिवेशन लगती है, या इसमें आपको लगता है कि यस ऑन दिस पॉइंट दे आर जस्टिफाइड? अवैस, मैं तो पहली बात ऐसे नहीं सोचता। मेरे लिए ये सवाल इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है कि वो क्यों ये बात कर रहे हैं। एज अ जर्नलिस्ट, एज एन एनालिस्ट, मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या वो बात सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। वो एक बेहतर हमारे लिए तरीका हो सकता है। अब वो क्यों कर रहे हैं ये तो उनको ज़्यादा पता होगा, बाकी तो स्पेकुलेशन है। आपने अपने इब्तदाई में बड़ी अच्छी बात की कि कुछ बातें ठीक की हैं। यही मेरा ख्याल है कि मेरा तो देखने का ये नुक्ता नज़र है कि जितनी भी बातें उन्होंने की हैं, क्या वो बातें बेमानी है, गलत है, स्पेकुलेटिव है, बेसलेस है, या उनके अंदर कोई हकीकत है। और अगर हकीकत है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी पोटेंट पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत सेंसिटिव प्रोविंस उनके पास है, प्लस वो उनकी प्रेजेंस है गिलगित बल्तिस्तान में भी, बाकी जगहों पे भी। तो आप उनकी बातों को तो देखें, वो क्या रहे हैं, इसका जवाब तो दे कोई शख्स। अगर ये कलअदम तंजीमों के हवाले से बिलावल भुट्टो ने जो बात की, जो उन्होंने नेशनल असम्बली में भी बात की, और जिसको हुकूमत ने बहुत ही नेगेटिव अंदाज में, बजाय इसके कि जवाब दें कि क्यों नहीं बन सकती उनके खिलाफ JIT, जवाब दें कि क्यों नहीं उनके खिलाफ कोई ट्रायल किया जा सकता, जवाब दें कि अगर उनको मेन स्ट्रीमिंग करना है तो उसके पीछे क्या फ़िक्र है। इस बात का भी अवैस जवाब आना चाहिए कि जो आपकी ये मिलिटेंट पार्टीज़ हैं, इनको आप कहते हैं कि इन्होंने मुल्क में तो कुछ भी नहीं किया कभी। ज़रा सोचें कि पिछले कम से कम आप 2000 से तो देख ही रहे हैं कि कितनी दफ़ा पाकिस्तान जंग के दहाने पे गया, क्यों गया? क्या किसी सियासी हरकत की वजह से गया है, या किसी ऐसी पार्टी की वजह से गया है, ऐसे लोगों की वजह से गया है जिसका हम वजूद से भी इनकार करते हैं? तो मैं पीपल्स पार्टी की पोजीशन, और पीपल्स पार्टी को मैं फिर कहता हूँ, मेरे ख्याल में बहुत ही पोटेंट पॉलिटिकल पार्टी है और जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी है। और बिलावल भुट्टो जो बात कर रहे हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो पॉपुलर कंसर्न्स को जो इस वक्त हमारे सामने हैं। ठीक है, और जो हमारी सियासी अस्करी क़यादत का भी, उसने भी अज़्म का आदा किया है। जो हमारी मुलाकातें हुई, जो सीनियर
जर्नलिस्टों के साथ मुलाकात हुई टॉप लेवल पे। ये मुझे गरीदा ये बताइएगा कि ज़ाहिर बात है कि जिस तरह एक सियासी जो मोटिव थे वो तलाश करने की कोशिश की रहमान ने, मैंने भी उस पर बात की, जो ख़ास तौर पे राना जवाद साहब ने उसका प्योरली कलदम तंजीमों पे बात की कि ये इस वक्त आपकी रियासत की बका को एग्जिस्टेंस को ख़तरा है। आप इन दोनों नुकात पे किस चीज़ पे रोशनी डालना चाहेंगी? बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के दोनों पॉइंट्स को आप बयान करना चाहेंगी? सियासी जो उनके अकाउंट इस वक्त मुकदमात के गिरदाब में हैं तो कहीं ना कहीं उनके बयान के अंदर वो झलक नज़र आती है झंझाट का, आप किस तरह देखती हैं? अवैस साहब थैंक यू वेरी मच। और आपकी इजाज़त से बिलावल की जो स्पीच थी आज की, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, टाइमिंग उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि 2 दिन के बाद फैसला होना है कि जो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम है वो कराची में चलेगा या वो पिंडी मुंतकिल हो जाएगा। और नैब के जितने ज़राए से, दीगर ज़राए से जो हमारी गपशप लगती रहती है, तो कई इम्कानात यही हैं कि पिंडी में शिफ्ट हो जाएगा। तो एक तो परसों इसका फैसला आ जाएगा। अब पिंडी में शिफ्ट होने की क्या वजूहात हैं वो सारी बिलावल ने भी आज बता दी। उससे पहले तमाम खुर्शीद शाह भी इस पर बात कर चुके हैं, आसिफ जरदारी भी इस पर बात कर चुके हैं। तो ज़ाहिर है ये एक पिंचिंग फैक्टर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि उसको फिक्र है कि शायद उसके केस को भी उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जिस तरह नवाज शरीफ के केस को ट्रीट किया गया इन द बिगनिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आसिफ अली जरदारी फरियाल तालपुर की जो कराची की बैंकिंग कोर्ट से बेल है वो भी परसों ही ख़त्म हो रही है। बिल्कुल सही, 15 को वो भी ख़त्म हो रही है। फिर नैब रावलपिंडी जिस तरह से एक्टिवली काम उसने शुरू कर दिया है पिछले 1.5 हफ्ते में इस मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम के हवाले से, तो तवक्को की जा रही है कि अगले 1 या 2 हफ्ते में कोई बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है। और तो वो खबरें सही है। और 1 महीना रहता है जो सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम फ्रेम दिया है मांगी थी नैब को कि जी JIT विल कंटिन्यू टू असिस्ट नैब इन्वेस्टिगेशंस और एट द सेम टाइम नैब विल इवैल्यूएट एग्जामिन कि ये रेफरेंस बनेगा या नहीं। तो जो इनिशियली बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उनकी गुफ्तगू का था पोर्शन, वो तो नैब के हवाले से नैब को रगड़ा लगाया, हुकूमत को रगड़ा लगाया। और देखें कि उन्होंने बैठ के कहाँ पे स्पीच की, सिंध असेंबली के अंदर। सही, एक तरफ उनके मुराद अली शाह बैठे हुए थे, एक तरफ उनके कायम अली शाह बैठे हुए थे। ये बड़ा मैसेज था क्योंकि मुराद अली शाह के बारे में कहा जा रहा है कि इम्कानात है कि शायद कहीं वो गिरफ्तार ना हो जाएं। फिर सिंध असेंबली में ही वो आगा सिराज दुरानी से मिलते हैं जो कि गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ये बड़ा एक सिंबॉलिकली बड़ा इंपॉर्टेंट आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बिल्कुल सही। जनरल साहब, जाहिर बात है कि बिलावल की जो पूरी तकरीर थी उसके हमने कुछ जाविये तलाश करने की कोशिश की है, लेकिन आपसे मैं पूछूंगा कि ये जो पिंडी की तरफ इशारे किए हैं, ज़रा आप प्रोडक्शन टीम एक वो सुना दीजिएगा कि पिंडी की खास क्यों कहा और क्या कहा, वो हमारी भी समझ में आ रही है, लेकिन जनरल साहब से नाजरीन के लिए उसकी तशरीह भी चाहेंगे। केस सिंध का है, FIR सिंध का है, अक्यूज्ड सिंध का है, बैंक अकाउंट सिंध के हैं, कंपनी सिंध के हैं, ट्रांजैक्शन सिंध के हैं, मगर केस पिंडी का। पिंडी में ऐसा क्या है? भुट्टोस के लिए तो हमेशा पिंडी में करबला बर्पा किया जाता है। जी जनरल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पहले मैं 2 चीज़ों पे वजाहत कर दूं। जी। इसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की और असल क्रक्स यही थी कि मेरा केस वहाँ क्यों, हमारा केस क्यों वहाँ लेके जा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा इसको लिफाफा जोड़ा गया था, उसमें 18वीं तरमीम की भी बात की उन्होंने जी। जो इंतहाई मैं समझता हूँ भोंडी चीज़ है। उसकी वजह यह है कि 18वीं तरमीम कौन बदल सकता है? पार्लियामेंट है, आप खुद पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट ने बनाई थी, पार्लियामेंट ही अगर उसको बदलेगी कभी तो बदले जाएगी, लिहाजा उसका कोई झगड़ा है ही नहीं। ना किसी ने कभी कहा है कि जी हम 18वीं तरमीम ख़त्म करना चाहते हैं। अगर कोई अमेंड करना चाहता है तो जिस पार्लियामेंट ने बनाई उसी पार्लियामेंट का इख्तियार है। अगर कभी वो उन किसी के पास, कम से कम ये गवर्नमेंट नहीं बना सकती क्योंकि इनके पास तो 2/3 अक्सरियत नहीं है। तो ये इसी से नज़र आता है कि आप बिल्कुल ऐसे ही मामला जो हैं या कोई ना कोई इशू खड़ा करके तो अपने असल किस्से को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक है कालदम तंजीमों का, अभी तो उनके एसेट वगैरह चीज़ें इन्होंने गवर्नमेंट ने पकड़ी हैं और मेरा ख्याल है कि पकड़ेंगे तो उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे पकड़े गए होंगे, नेचुरली उसकी तहकीकात भी हो जाएगी कि उनको। लेकिन आज दिन तक इनकी भी हुकूमत रही है और पीछे PMLN की भी रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के सारे किस्से या जाली अकाउंट्स जो हैं, फेक अकाउंट्स वगैरह, वो इनके तो निकलते रहे हैं, लेकिन इन तंजीमों के कभी नहीं किसी ने हमें बताएं तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ तक कि कभी अमेरिका से या FATF से भी हमें कोई नहीं ऐसा आया कि इनका फलां अकाउंट है या ये मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं। तो पकड़े जाएं, इसमें कोई मतलब बुराई नहीं है। अगर कोई इनकी कल को
कोई चीज़ निकल आती है और इनको सजाएं होती हैं तो बड़ी अच्छी बात है। जहां तक मेन स्ट्रीमिंग का ताल्लुक है, मेन स्ट्रीमिंग एक प्रपोजल है, आप उसको पार्लियामेंट में डिस्कस करें, पार्लियामेंट फैसला कर ले, नहीं करनी ना करें, अगर करनी है तो मतलब एक पार्लियामेंट को होते हुए बाहर मैदान सजाना मेरी समझ से बालातर है। अच्छा। जबकि खास तौर पे आप पार्लियामेंट में मौजूद भी हैं। अच्छा, ये ड्रामा रचाना ये बालातर है समझ से, क्योंकि आप खुद पार्लियामेंट में मौजूद हैं। ये सारी चीजें मैं पूछे ना, कभी पार्लियामेंट में इन्होंने बात की है? जज साहब, पार्लियामेंट में बिलावल आप कुछ कहने लगे? जी जी साहब, बिलावल ने तो अपने ट्विटर पे भी, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, जहां तक बिलावल का ताल्लुक है, और खुद पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी, नहीं पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी कहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जो आज उन्होंने एक बात की जो हमें भी महसूस होती है कि जब भी आप बात करें तो फिर आपको कोई एंटी स्टेट या एक दुश्मन के तौर पे क्यों देखा जाता है कि ये कोई रियासत के खिलाफ कोई बयानिया है? अगर एंटी स्टेट नहीं है जी, नहीं, रियासत का कहीं जिक्र आया है इसमें? असल चीज जो उन्होंने कही है कि हमारे केसेस जो हैं वो कंपनियां पिंडी में, वहां पे हैं, कराची में, ये केसेस, असल दुख ये है कालेदम तंजीमों, नहीं वो तो सही है सर, मैं कह रहा हूं कालेदम तंजीमों की बात कर रहा था सर, कि वो ये उन्होंने ये भी कहा, और गाहे बगाहे ये भी कहा जाता है कि जी उन्होंने अंग्रेजी में तकरीर इस वजह से की पार्लियामेंट में कि वो बाहर अमेरिका पैगाम देना चाहते थे और इंडिया पैगाम देना चाहते थे। मैं समझता हूँ कि वहाँ पे कहीं ना कहीं उसकी तशरीह जो है वो गलत है और यहाँ पे वो जस्टिफाइड हैं कि बात तो अपने मुल्क में करनी चाहिए। देखें वो देखें बात तो करनी चाहिए, लेकिन आप उर्दू में तकरीर कर रहे हैं तो उर्दू में ही कर लें। ये जो अभी उन्होंने तकरीर की है इसमें भी आप देखें कि जब कलदम तंजीमों का पोर्शन आया तो वो अंग्रेजी में, आप देख लें, सुन लें दोबारा। और वो आज वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स उसमें सिक्योरिटी काउंसिल में ये चीज डिस्कस होनी है, मसूद अजहर वाली आज, तो क्या ये मौका मुनासिब है? ठीक आपकी इजाजत से एक छोटी सी चीज ऐड करूं, ये बहुत मैं गरीदा और रहमान दोनों से कुछ कहना चाह रहे। मैं जनरल साहब आपकी इजाजत से, आपके पास जी प्लीज बोले। जनरल साहब एक चीज मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी, आपने जो बातें की हैं उस पर हमारा इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मैं जब बात सुन रही थी बिलावल भुट्टो को उनकी कौमी असम्बली में स्पीच, तो एक सवाल सिर्फ मेरे जहन में आ रहा था, बहुत पुरानी बात आप ना जाएं, क्योंकि बिलावल ने तनकीद की कि पीटीआई को जितवाने के लिए अलायंस बनवाया गया विद द बैंड ऑर्गेनाइजेशन 2018 के इलेक्शन में। तो ये देख लें कि 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने कराची में कौन कौन सी बैंड आउटफिट के साथ इत्तेहाद किया था, मलीर और लांडी में। बहुत पीछे ना जाएं, 2015 में लोकल गवर्नमेंट जीतने के लिए पीपल्स पार्टी ने अहले सुन्नत वल जमात, सिपा साहबा, उनके साथ झंडे लगवाए अपने मलीर, लांडी वगैरह में। लेकिन तो मतलब ये कमिटमेंट देनी पड़ेगी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को। लेकिन ओवरऑल मैं जी जनरल साहब मैं आपके पास आता हूं। रहमान देखिए, मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी का जनरल साहब मैं आपके पास बैंड पार्टीज जो हैं, मैं जनरल साहब आपके पास वापस आ रहा हूं सर। मैं ये बैंड पार्टीज क्या नून लीग को वोट नहीं देती रही? ये बैंड पार्टीज नून लीग के भी साथ रही हैं। अब ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कमिटमेंट देनी पड़ेगी, ये स्टेट का हिस्सा है। और बात करना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बिलावल की वालदा मोहतरमा सबने फायदा उठाया। बेनजीर भुट्टो इसी पिंडी के ऊपर वो शहीद कर दिए गए, दहशतगर्दी का नतीजा था। मैं समझता हूं पीपल्स पार्टी की ओवरऑल एक जो बयानिए के अंदर एंटाई बैंड ऑर्गेनाइजेशन, एंटाई एक्सट्रीमिज्म, एंटाई मिलिटेंसी है, पॉलिटिकल माइलेज लेते रहे। 19 लियाकत अली खान को क्यों मर्डर किया गया था? ये तो पिंडी की तारीख तो बहुत पुरानी है ना, इलेक्शन नहीं हुए ना, उसके बाद प्रोविंशियल इलेक्शंस हो गए थे, नेशनल इलेक्शन नहीं हो सके। नो फिर लियाकत अली खान वाज शॉट डेड। हाँ, मैं जी रहमान आप ऐड करें, उसके मैं सिर्फ इसमें ये कहना चाह रहा था जो पिंडी की शहादत के बाद जिक्र। जी अच्छा जनरल साहब की बात सुन ले, कर ले। नहीं आप कर ले, फिर ब्रेक पे जाएंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा था जो पिंडी की आप बात करते हैं, पिंडी के देखिए नॉन स्टेट एक्टर्स और पिंडी दोनों के हवाले से मैं एक चीज, बिलावल की पार्टी है पीपल्स पार्टी, उनके वालिद साहब जो है वो उस वक्त सदर पाकिस्तान थे, मुंबई अटैक्स हुए, उसके बाद आप हैंडलिंग देख लें, क्या इनके पास मौका नहीं था उस वक्त नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का, या इन्हें जो है वो कोई और नहीं था करने दे रहा? फिर ही शुड कम क्लीन ऑन दैट। दूसरी चीज जो आप मोहतरमा की शहादत वाले वाक़े का जिक्र करते, देखिए इल्जामात इस पे हमने बहुत सुने हैं, इन्होंने अपना यूएन कमीशन भी बनवाया। आई थिंक अगर ये कहा जाता है कि ये पिंडी ने किया है या पिंडी की इन्वॉल्वमेंट है या दहशतगर्दी, फिर आप मसूद वगैरह, फिर वो तो अलकायदा और उसकी बात हो रही है। फिर आपको देखिए बार बार रेफरेंसेस और इशारों के नाम में तो बात होती है ना वैसा। फिर अगर इफ ही हैज समथिंग सब्सटेंशियल, अगर कोई जेन्युइन ग्रीवेंसेस है, फिर देन ही शुड ब्रिंग आउट ऑल दैट। बिल्कुल ठीक है। रहमान अजहर साहब उसको फिर अप्रूव करेंगे। नहीं, मैं अप्रूव नहीं करूंगा सर, मैं इशारों के नाम में आप बातें करते हैं कि मुझे अवैध साहब से खतरा है, मगर मैं कहता रहूं कि मुझे अवैध साहब से खतरा है, मुझे पता है ये कहां से बोल रहे हैं, मुझे पता है इन्हें कहां से फीड आती है। मैं तो कहने को तो मैं भी 100 चीजें जो है वो कह सकता हूं। एक मुझसे किसको गलत तंजीम से खिंच रहा है, उसमें बहस जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को मदद करने के लिए की गई इलेक्शन में जो वजीर आजम है ऑपोजिशन के खिलाफ तो बात कर सकता है, ऑपोजिशन के खिलाफ एक्शन ले सकता है, मगर कलतन तंजीमों और मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता। Specifically like to mention कि there are at least 3 ministers that I can think of whose name I won't take today but may be forced to if the government takes no action. Now these 3 ministers have got a record and a history when it comes to banned organizations. नाज़रीन, जिस तरह बात हो रही थी कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बिलावल की कुछ जायज़ बातें हैं, कुछ नाजायज़ बातें, इस शॉट के अंदर भी, इस जो उनकी साउंड बाइट थी उस पर भी आपने देखा होगा वज़ीर आज़म के हवाले से कम से कम 3-4 मरतबा तो अभी हाल ही के अंदर उन्होंने पूरे मसले पे बात की है। और हमसे जो मुलाकात थी उसके अंदर भी बाकायदा सीरियसली उन्होंने इमरान खान साहब ने इस बैंड ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ एक एक्शन लेने का, किस तरीके से चाक आउट करने का प्लान, उसकी भी बात की। तो ये बात तो गलत है। लेकिन जो दूसरा जो हिस्सा था 3 वज़रा वाला, राना जवाद साहब उन्होंने कहा एक सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, वो शायद शहरियार अफरीदी साहब की बात कर रहे थे, आपको कुछ अंदाज़ा, इल्ज़ाम है लेकिन 3 वज़रा का वो स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि जी उनकी कैबिनेट में, तो एक तरह से तो वो कलदन तंजीमों के पीछे वो एक अटैक करें, दूसरा सीधा सीधा हुकूमत को भी ललकार रहे हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि जब आपने देखा था कि इंडिया पाकिस्तान के साथ जब हॉस्टिलिटीज़ थी पीक पे, तो एक यूनिटी नज़र आई थी, लेकिन उसके बाद वो यूनिटी टूट गई। और जब इमरान खान साहब ने अंदरूनी सिंध जाके प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की, तो उसके बाद तो बिल्कुल ही एक तरह से डायरेक्शन ही बदल गई और पॉलिटिकल पार्टीज़ अगेन वही उसी मोड में चली गई जिसमें एक दूसरे को अटैक मोड में आप देखते हैं। अब ये जो बिलावल भुट्टो साहब ने बात की है, और फिर आपने नोट नहीं किया, फिर अंग्रेजी में बात की है। यार ना करो यार, उसको नहीं अंग्रेजी ज्यादा आती है, उर्दू कम आती है। इस मुल्क में बहुत बड़ी डिबेट है कि उसने अंग्रेजी में क्यों बात की है। अब देखा कायदे ये क्या बात की है, ये नहीं अंग्रेजी में क्यों बात की है। अच्छा, अब वो जो बात कर रहे हैं, There were 3 ministers. That's what he said. यार, I mean there are 3 ministers. वो आप सही कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे एक ये जो नहीं है क्या, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर जो है जूनियर, स्टेट मिनिस्टर फॉर स्टेट मिनिस्टर, जूनियर नहीं सीनियर, वैसे तो कादर में तो काफी लंबे हैं लेकिन जूनियर ही हैं। और दूसरा अफरीदी नाम है शायद। जी शहरियार अफरीदी। उसके बाद शेख रशीद साहब का एक क्लिप बड़ा हुआ था पॉपुलर, जिसमें उन्होंने हाफिज सईद के मतलब खुल के अपनी सपोर्ट, उन्होंने कहा कि जिस जगह ये आदमी होगा लोग इसके हाथ चूमेंगे। इसी तरह मेरा ख्याल है, जो मुझे श्योर नहीं है लेकिन प्रॉबेबली इट रेफर टू फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि उनके हल्के में भी था, उनकी भी कुछ, और वो भी मामला अंग्रेजी पे रेफर है। लेकिन असल बात ये नहीं है। देखिए, ये पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हमारी ऑफिशियल पोजीशन ये है कि नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं है। रियलिटी है जो गरीदा भी बता रही थी कि वो हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज जो बैंड है, वो इलेक्शन में हिस्सा भी लेती हैं, वो अलायंसेस भी करती हैं। ये पीपल्स पार्टी का जो राना आपकी बात की, गरीदा भी बात करती है, गरीदा से पूछूंगा कि आप जो ब्रेक में बात करी थी, खुर्शीद शाह की भी तस्वीरें हैं जी बिल्कुल दियामी साहब के साथ, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शंस है और इन पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी सफों में भी एक क्लैरिटी लानी होगी। लेकिन बिलावल ने जो बिलावल का क्रक्स है ना, मतलब ऊपर सतही लेवल पे हम बिलावल की बहुत सी बातों से डिसएग्री कर सकते हैं, हाँ। लेकिन जो क्रक्स है ना कि जी बताया जाए कि क्या वाकई हुकूमत और रियासत संजीदा है। मान लेते हैं कि नून लीग की नीयत नहीं थी, मान लेते हैं कि पीपल्स पार्टी में सलाहियत नहीं थी, अहलियत नहीं थी, लेकिन अब तो आप कहते हैं कि सिविल मिलिट्री एक पेज पे हैं, एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई दोनों बिल्कुल मिल के चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। रियासत ने अपना बयानिया भी बना लिया, अपनी सोच पे तब्दील कर दी है। तो मेरा फिर इतना सवाल है कि फिर दिफाए पाकिस्तान काउंसिल का क्या होगा? क्या हम कोई जलसा नहीं देखेंगे दिफाए पाकिस्तान काउंसिल का आने वाले 5 साल में, 10 साल में, 15, 20, 50 सालों में? सही है। या दिफाए पाकिस्तान काउंसिल नाम की कोई और चीज दोबारा क्रिएट नहीं की जाएगी, या अभी भी हमारा वही बयानिया है कि फिलहाल FATF को जरा भुगता ले सितंबर तक, और उसके बाद चूंकि इन लोगों ने हमारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं की, तो ये तो फिर आई होप इट्स नॉट। और जो माजी ये अमजद शेख साहब से बात करें कि क्या दिफाए पाकिस्तान काउंसिल आज काउंसिल में बहुत सारी तंजीमें शामिल हैं, कुछ वो हैं जिनकी तरफ आप इशारा करें, मगर दिफाए पाकिस्तान काउंसिल में शामिल तमाम तंजीमें जो है वो जरा मुझे 2-4 मिनट दीजिए ना। जी बिल्कुल रहमान अजहर आपकी आवाज पे रुक गए, वो बात करते करते रुके, उन्होंने कहा जनरल साहब, जी जनरल साहब। नहीं रहमान अजहर से माजरत के साथ नहीं बोले कौन है जनरल साहब करें कि दिफाई काउंसिल में जिन लोगों के, जिन पार्टीज के ऊपर या जिन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर पाबंदी है या जिनके एसेट्स वगैरह ले लिए गए हैं, वो तो आपको मेरा ख्याल है शायद दिफाई पाकिस्तान काउंसिल में नजर ना आए, मैं कह नहीं सकता।
लेकिन कब एक तक? चीज हमें समझनी जल चाहिए, साहब कब तक नजर नहीं आएंगे? अच्छा जल साहब, तारीख पता करके बता दूंगा, अच्छा नहीं जल साहब, जब आप बात कर रहे हैं जो तस्वीरें स्क्रीन पे चल रही हैं, मुझे क्या पता भी कब तक है। उसमें नवाज शरीफ साहब उनके साथ दुआ पढ़ रहे हैं, नवाज शरीफ चौधरी निसार साहब उनके साथ खड़े हैं, तो एक ये भी तजाद है। ये सारे हजरात अपने अपने वक्त पे इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ रहें, ये इसको छोड़ दें। मैं एक और किस्सा आपको बताता हूं। देखिए बात ये है, एक चीज जो हमें अपने नेशनल बयानिया के ऊपर गौर करना चाहिए वो ये थी कि हमने हर दफा हिंदुस्तान को कहा, वहां वाकया हुआ बॉम्बे का, हमने कहा हमारे लोग इन्वॉल्व नहीं। जब वहां पे वाकया हुआ उड़ी का, पठानकोट, ये वो, हमने कहा जी हमारे लोग इन्वॉल्व नहीं, और वाकई इंडिया ने कभी हमें सबूत नहीं दिया। अब चीज ये है कि दो ऑर्गेनाइजेशन जो जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा, जिनका वो अक्सर कहते रहे हैं, जिनको हमने भी बैन किया हुआ है, अगर बाहर से किसी ने सबूत नहीं दिया, उनके ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं है, आप उनको अगर यहाँ पे इस तरह जिच करें जैसे वही क्रिमिनल है। मैं लश्कर जंगवी की बात मानता हूं कि वो उन्होंने यहां काम किए, उनके सबूत भी मौजूद, आप ट्रायल कर सकते हैं। इन अदालतों, इन पार्टियों को जब ये अदालतों में चले जाएंगे आपको छोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि अदालत में केस चलेंगे, वो चले जाएंगे अदालतों में, वो कहेंगे जी हमारे खिलाफ सबूत लेके आए। अच्छा वो देखिए इनकी हैंडलिंग जो है वो एक नेशनल, अच्छा मेरी बात सुन ले अभी, मैं मुकम्मल आपको बताऊं। अच्छा बताइए। हुआ क्या है, हुआ ये है कि इंडिया की एक फॉरेन पॉलिसी, उसके ऑब्जेक्टिव थे कि उसने पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करवाना है ताकि इसके ऊपर इकोनॉमिक पाबंदियां लगें, इसको डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना है ताकि पाकिस्तान की फरियाद कोई ना सुन सके, और कश्मीर में जो हो रही है जद्दोजहद उसको टेररिज्म डिक्लेयर करवाना है ताकि इंडिया को खुली छुट्टी हो, फिर वहां पे हर तरह के हथियार इस्तेमाल। अब इसमें जो उसने डिप्लोमेसी में अपना कमाल दिखाया है वो ये है कि उसने पाकिस्तान में पूरी टेररिज्म कराया, सबूत मौजूद हैं, कलभूषण है, ये है, वो सब यहां मौजूद हैं, 70,000 हमारे लोग मरवाए, लेकिन उसने अपनी डिप्लोमेसी से दुनिया में अपने आप को मजलूम बना के पेश किया। बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान को जालिम बना के पेश किया, और पाकिस्तान को जालिम बना के पेश किया। अब समझ लें जरा, मेरी 1 मिनट, मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें। अब चीज देखिए कि फेलियर कहां पे है हमारा। क्या फेलियर ये है कि ये लोग मुजरिम है जिनको हम पकड़ के बंद कर रहे हैं? अच्छा, मुजरिम हम हैं जिन्होंने अपनी डिप्लोमेसी को थर्ड क्लास डिप्लोमेसी रखी, और हम लोगों को खुद कहते रहे कि क्या हमें बॉम्बे भेजने चाहिए थे ये लोग, हम खुद कहते रहे कि डीजीआईएसआई को हम भेज देते हैं वहां पे। आप खुद मजलूम अपने आप को मुस्लिम बना के जब पेश करते हैं मुस्लिम बना के, तो दुनिया आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ठीक है, गैर जिम्मेदारी वाला बयान था साबिक वज़ीर नवाज शरीफ साहब का, लेकिन ये हकीकत है, लेकिन ये हकीकत है, लोग मुजरिम नहीं है। ये एक और भी हकीकत है। मैं रहमान से ब्रीफ करके फिर ब्रेक पे जाऊंगा। जो साहब ये अदालतों में जाएंगे, आपको छोड़ने पड़ जाएंगे सारे ये लोग। मैं ये कह रहा हूं, यहां पर सबूत की बात कर रहे हैं। मसूद अजहर साहब के लिए जनरल परवेज मुशर्रफ ने खुद कहा कि उनके खिलाफ असैसिनेशन अटेम्प्ट इन्होंने करवाई। दो जो है पीएफ के टेक्नीशियंस भी जो है वो हैंग हो गए, और ये वहीं पे वहीं हैं। ये हमें देखना है। खुद लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शेब साहब ने माजी के अंदर ये बात कही है कि इसके खिलाफ शकूक शुबात थे मसूद अजहर के खिलाफ, क्योंकि ये डबल एजेंट तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप सबूत ढूंढना चाहें, कहता रहा हूं, बिल्कुल आप कहते रहना सर, बिल्कुल सही है। मैं ये कहता हूं कि 2003 तक ये शख्स जो है ये सारे करते रहे हैं। 2003 में इंडिया के साथ तय हुआ कि जी एक सीज फायर वगैरह, एलओसी को ठंडा रखा जाएगा। इंडिया ने फेंस लगानी शुरू कर दी, हमने इनके कैप निकाल दिए। जब इनको जब इनको धत्कार के निकाला तो इन्होंने पंजाबी तालिबान बना के हमें मारना शुरू कर दिया। इन्हीं में से निकले थे लोग। देखिए वैसा देखने का एक नजरिया है, चीज हमने बड़ी कुर्बानियों के साथ खत्म किया था इनका। हम देखिए, मैं ये पहले भी आपके शो में भी बात कह चुका हूं, आपको देखने का हमारा तो एक नजरिया हो सकता है हम में से बहुत सारे लोग इस चीज पे इख्तलाफ करें। जरा बिलावल का एक नुक्ता नजर है, बाकी लोगों का और है, मगर एक इन नॉन स्टेट एक्टर्स को देखने का एक आलमी जो प्रिज्म है उसको कह लें, या उस कॉन्टेक्स्ट में भी इनको देखना है। वो क्या देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर इस तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और हम अभी 2001 में या 1970 में नहीं, 1970 में तो ये अमेरिका को भी काबिल कबूल थे, 2001 तक तो जो है वो यहाँ पर भी जो है वो इनके बारे में कोई इस तरह से बात नहीं करता। मगर अब 2019 है, अब ग्राउंड रियलिटीज जो है वो बदल चुकी हैं। आपको उन ग्राउंड रियलिटीज को साथ लेके चलना है, आपको अपने अंदर ये क्लैरिटी लेकर आनी है। एक पॉलिसी अगर रही है, हम ये बार बार भूल जाते हैं इस सारी डिबेट में कि हमारी ये पॉलिसी रही, अब इस पॉलिसी का रिवर्सल है या रिव्यू है। बिल्कुल हम दोनों चीजों को कंफ्यूज करते रहते हैं। हम ना रिव्यू में जा सकते हैं उस वजह से, ना रिवर्सल में। हमारे लिए हम
क्या अपने लिए बेहतर समझ रहे हैं कि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, क्या ये कश्मीर की इंडिजिनस मूवमेंट के लिए इंटरेस्ट में है, क्या ये हमारे इमेज के लिए इंटरेस्ट में है? बिल्कुल नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बिलावल की तकरीर या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उनके सियासी अज़ाइम को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। राना जवाद साहब, ये ज़ाहिर बात है कि आखिरी सेगमेंट है, इसमें कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ये हम एक तरह से कंसेंसस भी है कि इसके पीछे एक पॉलिटिकल मूव भी है। आज जो इनकी जाहराना अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप फ्यूचर सिनेरियो क्या देख रहे हैं पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ इस सियासी गेम में? बिलावल भुट्टो जो अपने कार्ड्स खेल रहे हैं बहुत एहतियात से, बड़े ज़बरदस्त तरीके से खेल रहे हैं और मुझे लगता है कि वो अपना गेन भी कर रहे हैं। देखें, एक ऐसे वक्त में वो नवाज़ शरीफ साहब से मिलेंगे जब नवाज़ शरीफ साहब की अपनी पार्टी जो थी, वो लफ्ज़ नहीं यूज़ कर सकते हम, लेकिन वो बिल्कुल ही जो चले गीदड़ हो गई थी, बिल्कुल भाग गई थी। उनकी टांगें कपा रही हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। जिस बयानिए को लेके वो नवाज शरीफ साहब वापस आए, सारा कुछ आप ये कह रहे हैं और मैं विजुलाइज कर रहा हूँ कि कौन कौन आदमी है जिसकी टांगें विजुलाइज। तो आप ये उसमें बिलावल भुट्टो का वहां जाके डंके की चोट पे मिलना और आके बाहर कहना कि ये किसी डील के मूड में नहीं है, जो उनकी पार्टी का बयानिया होना चाहिए था, वो बिलावल ने अपना लिया। तो देखिए, उनका जो वोटर है 1,28,00,000 वोट लेजिटिमेट नवाज शरीफ ने लिया हुआ है, उसका वोटर जो है उसकी सिंपैथी तो है ना अपने लीडर के साथ, वो जाएगा बिलावल की तरफ, देखेगा सिंपैथेटिकली। अच्छा, ठीक है। क्लेवर, पॉलिटिकली करेक्ट लोकल बॉडीज का इलेक्शन आगे पंजाब के अंदर और पीपल्स पार्टी पंजाब में जब तक इनरोड नहीं करेगी, उसका मुस्तकबिल सिर्फ सिंध की पार्टी तक है। और दूसरा, बिलावल को नजर आ रहा है कि इस वक्त जो अरबाब इख्तियार हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, सिविलियन सेटअप है, वो कई मुश्किलात का शिकार है। तो ये मौका है कि वो अपने लिए अटैक मोड में जाके रास्ता निकाले। गरीदा प्लीज। सिर्फ एक दो चीज़ें लास्ट में कमेंट करना चाहूँगी कि बिलावल भुट्टो ने जो मुलाकात की नवाज शरीफ से, वो अगर सिर्फ अयादत की हद तक रहती तो समझा जाता कि सिर्फ अयादत थी, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर थी, पॉलिटिक्स में एथिक्स की बुनियाद पर थी। लेकिन जब उसके फ़ौरन बाद आके बिलावल ने गुफ्तगू की सियासी मामलात पे, तो फिर वो सियासत उस पर ज़ाहिर शुरू हो गई और वो बिल्कुल जस्टिफाइड थी। लेकिन हमें सवाल ये करना है कि बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद फ़ायदा किसको हुआ? अपरेंटली आने वाले दिनों में फ़ायदा नवाज शरीफ को होता ज़्यादा नज़र आता है, और कम अज़ कम भुट्टो फैमिली को या आसिफ जरदारी को या बिलावल भुट्टो को या सिंध की गवर्नमेंट को फ़ायदा होता नज़र नहीं आता। तो बिलावल भुट्टो का वहाँ जाना किस मकसद के लिए था? जरदारी साहब ने डेफिनेटली भेजा था, तो क्यों भेजा था वो आने वाले दिनों में शायद उतना वाज़ेह ना हो। लेकिन मुख्तसर नवाज शरीफ साहब का फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? बेल मिल रही है अगर गैस करना चाहिए? ये तो खैर अभी सुप्रीम कोर्ट के हवाले है, लेकिन जो बाखबर हल्के बता रहे हैं वो यही कि नवाज शरीफ के लिए अच्छी खबरें आएंगी। फैसला भी बाखबर हल्को नहीं कर जी रहमान। देखिए, इस पे सिर्फ दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो जिससे मैंने गुफ्तगू का आगाज़ किया था कि ये सियासी रद्द-ए-अमल है। बिलावल भुट्टो मियाँ साहब की इयादत के लिए गए, मगर ये मत भूलिए कि कोई तकरीबन 1 महीना पहले पीपल्स पार्टी के लीडर हमारे ही शोज़ में आके कहते थे कि डील हो गई है, डील हो गई है, ये बाहर जा रहे हैं, ये बाहर जा रहे हैं। खुर्शीद शाह चौधरी मंजूर, ये सब लोग बातें कर रहे थे वैसे सब। और क्या उस वक्त जो है वो मियाँ साहब की बीमारी उनको बहाना नहीं था लग रहा? मेरा ख्याल है कि ये भी एक पॉलिटिकल मूव था। किसी की सेहत पे, किसी की मौत पे सियासत नहीं होनी चाहिए, मगर पीपल्स पार्टी के पास अभी जो है वो क्योंकि उन पर कड़ा वक्त आने वाला है, इसलिए हम ये जितनी हमायत जो है वो बना सकते हैं वो इकट्ठी करें। चाहे उनके लिए सिंध कार्ड खेलना पड़े, चाहे जो है वो कलदम तंजीमों पे सियासत करनी पड़े, चाहे जो है वो मियाँ साहब की बीमारी में जो है वो उनका साथ, उनका 15-20 सेकंड है, आप भी कुछ कलमात के, उसी पे फिर मैं अपने प्रोग्राम को खत्म। मेरा ख्याल है कि बिलावल जरदारी और जरदारी साहब के गिर्द कुछ थोड़ा घेरा तंग होता नजर आ रहा है, तो ये रिएक्शन उसका है। अगर केसेस ना होते तो फिर मैं कहता कि शायद कोई पॉलिटिकल मसला है, वो नहीं है। बहुत यही शुक्रिया। ये सारे मामलात जो हैं वो किस तरह जमहूरी हैं या मजबूरी है, ये देखना है। अगर जमहूरी रिवायत को बरकरार रखते हैं, जमहूरी इक़्तिदार को फ़रोग़ देते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि एक मस्बत डायरेक्शन में। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर सियासी मंजरनामे में काफ़ी नशेब व फराज नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।